हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, जो कि आपका गिवन है सेक्शन नंबर 84 से लेकर 89 तक ऑफ बीएनएसएस, जो कि है आपका पुराना सीआरपीसी। सो लेट्स जस्ट बिगिन। अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं सेक्शन नंबर 84। अच्छा ये बताओ, अगर एक कोर्ट को एक इंसान को बुलाना हो तो कैसे बुलाता है? थ्रू समन और थ्रू वारंट। अब मान लो ना इंसान समन के थ्रू आ रहा है ना वारंट के थ्रू आ रहा है, तब कोर्ट क्या करता है? कोर्ट उस इंसान को एक लास्ट चांस देता है थ्रू प्रोक्लेमेशन। ठीक है, प्रोक्लेमेशन कभी भी ना कोर्ट का एक फर्स्ट स्टेप नहीं हो सकता एक इंसान को बुलाने का। ठीक है, हमेशा पहले समन या वारंट दिया जाता है। ठीक है, अब प्रोक्लेमेशन सर है क्या आखिर? तो प्रोक्लेमेशन पहले ये समझ लो लेमैन लैंग्वेज में कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है। अब हम इसके प्रोविजन समझते हैं। तो कोर्ट एक रिटन प्रोक्लेमेशन तब देता है जब उसे ऐसा लगे कि जिस इंसान को उसे बुलाना है, ठीक है, वो बच रहा है, छुप रहा है या अब्सकॉन्ड कर रहा है, भाग रहा है। किससे? वारंट से। ठीक है, क्या कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो जिस इंसान को उसे वारंट के थ्रू कोर्ट में बुलाना था वो उस वारंट से क्या कर रहा है? या तो भाग रहा है उससे या उससे छुप रहा है। ठीक है, नाउ प्रोक्लेमेशन रिक्वायर्स द पर्सन टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड टाइम। अब प्रोक्लेमेशन में क्या लिखा होता है? एक स्पेसिफाइड जगह लिखी होती है और एक स्पेसिफाइड टाइम लिखा होता है जिस टाइम पे उस इंसान को कोर्ट में हाजिर होना होता है। नॉट लेस देन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। जिस दिन प्रोक्लेमेशन पब्लिश होती है उस दिन से 30 days का वेटिंग टाइम दिया जाता है उसके हाजिर होने का। ठीक है, इस दिन फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोक्लेमेशन पब्लिश हुआ, उसके 30 days का उस इंसान को टाइम मिलेगा कि भाई तेरे पास वेटिंग पीरियड है और इस दिन आपको आना है। राइट, अब कैसे पब्लिकेशन होती होती है? ठीक है, तो पब्लिक रीडिंग होती है एट अ कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन विलेज वेयर द पर्सन रिसाइड्स। फॉर एग्जाम्पल इस जगह वो आदमी रहता है। ठीक है, कॉन्स्पिशियस प्लेस कौन सी होती है? जहां पर हर इंसान की नजर जा सके। ठीक है, तो पब्लिक रीडिंग एट अ कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज वेयर द पर्सन रिसाइड्स। अब ये आदमी इस जगह रहता है। ठीक है, तो इसके किसी भी कॉन्स्पिशियस प्लेस में जहां सबकी नजर जा सकती है वहां पर पब्लिकली रीड करा जाएगा इस प्रोक्लेमेशन को कि भाई इस आदमी को ऐसे ऐसे आना है, इसको वारंट दिया गया था 30 दिनों में यहाँ पे इस टाइम पे इस कोर्ट में इस जज के सामने हाजिर होना है। राइट, affixing a copy on the house, home stand or a conspicuous place of the locality। अब इस जगह में उसके घर के बाहर एक कॉपी चिपका दी जाएगी या फिर लोकेलिटी में कहीं पर भी इस चीज की प्रोक्लेमेशन की जो कॉपी है लगा दी जाएगी जिससे वो इंसान जब भी आए वो देख ले कि भाई उसे कोर्ट में बुलाया गया है। affixing a copy of the conspicuous part of the court house। अब भाई कोर्ट के अंदर भी उसके एक कॉन्स्पिशियस पार्ट पर इस कॉपी को चिपकाया जाता है। नाउ कोर्ट में ऑल्सो ऑर्डर पब्लिकेशन इन अ डेली न्यूज़पेपर। यहाँ पे अब मे वर्ड यूज हो रहा है, मतलब कोर्ट चाहे तो ठीक है डेली न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करा सकता है इस पब्लिकेशन को। क्या चार चीजें बताई? कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ टाउन और विलेज जहाँ पे वो इंसान रहता है, वहां पे रीड कराना है, पब्लिक रीडिंग। दूसरा, एक कॉपी लगेगी उसके घर के आसपास, एक कॉपी लगेगी कोर्ट हाउस में, और कोर्ट चाहे तो डेली न्यूज़पेपर में भी जो है उसे पब्लिश करा सकता है। तो चार चीजें बताई थी, कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और द विलेज, सेकंड है हमारे घर के बाहर, तीसरी जगह है हमारा कोर्ट हाउस और चौथी जगह है कोर्ट चाहे तो डेली न्यूज़पेपर में भी करा सकती है। आगे देखते हैं। कोर्ट्स रिटन स्टेटमेंट कंफर्मिंग द ड्यू पब्लिकेशन इज कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ कंप्लायंस। इसका मतलब ये है अगर कोर्ट के पास रिकॉर्ड है कि उसने पब्लिक जो ये प्रोक्लेमेशन है ये भेजी है, ठीक है, तो वो एक्ट करेगा एज अ कंक्लूसिव एविडेंस। क्या बताया मैंने? कि अगर कोर्ट के पास रिकॉर्ड है कि ये प्रोक्लेमेशन पब्लिश हुई है, ठीक है, तो वो एक्ट करेगा एज अ कंक्लूसिव एविडेंस। ठीक है, अब if the person is accused of an offense which is punishable with 10 year और मोर की imprisonment के साथ, लाइफ imprisonment के साथ या डेथ के साथ and fails to appear, the court may declare him as a proclaimed offender after inquiry। तो इस सेक्शन के अंदर क्या बताया गया है कि आप किस इंसान को एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बताते हो। ठीक है, तो एक ऐसा इंसान है
ठीक है, जिसने 10 साल या उससे ज्यादा तक की एक ऑफेंस ऐसा कमिट कर दिया जिसकी जो पनिशमेंट है 10 साल है या उससे ज्यादा है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और डेथ है। अब कोर्ट ने भाई उसे वारंट भेजा कि भाई तुम्हें कोर्ट के आगे हाजिर होना है, और वारंट के बाद भी नहीं आया, तो हमने भाई उसे प्रोक्लेमेशन के थ्रू बुलाया, उसका भी टाइम पीरियड चला गया और वो तब भी हाजिर नहीं हुआ। तो कोर्ट उसे क्या बोल देती है, एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो कि भाई भाग रहा है या बच रहा है कोर्ट से। ठीक है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू पब्लिकेशन अप्लाई इक्वली टू द डिक्लेरेशन ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को बुलाने के लिए भी ये जो हमने 4 ये पढ़े हैं ना, सेम अप्लाई होते हैं। उसके कॉन्स्पिशियस प्लेस पे पब्लिक रीडिंग करी जाएगी, उसके टाउन या विलेज के। एक कॉपी जो है उसके घर के बाहर लगेगी, एक कॉपी जो है भाई उसके कोर्ट हाउस के बाहर लगेगी, और कोर्ट चाहे तो डेली न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करा सकती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेक्शन नंबर 85 को, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन अब्सकॉन्डिंग। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी ना जब्त कर लेता है कोर्ट। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, कोर्ट जब्त कर लेता है। और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ना कभी भी हो सकती है आफ्टर आप जो प्रोक्लेमेशन है वो पब्लिश कर दी जाए। ठीक है, क्या पहले देखो समन जाता है या वारंट जाता है, दोनों से अगर आदमी नहीं आया फिर क्या जाता है, प्रोक्लेमेशन जाता है। और प्रोक्लेमेशन के कभी भी बाद, प्रोक्लेमेशन अगर चला गया पब्लिश हो गया, उसके किसी भी टाइम बाद कोर्ट क्या कर सकती है, अटैच कर सकती है आपकी प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ कोर्ट इशूइंग प्रोक्लेमेशन में ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जब्त तो कर सकती है प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी जब्त कर सकती है, मूवेबल या फिर इमूवेबल। मूवेबल में आ गई आपकी गाड़ी, ठीक है, या फिर कोई भी XYZ सामान जो थोड़ा प्रेशियस हो, ज्वेलरी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जैसे आपका घर, दुकान। ठीक है, एंड उसके साथ साथ रीजंस, रिकॉर्ड रीजंस इन राइटिंग, और उसके साथ साथ कोर्ट को रीजन लिखने पड़ेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्यों जब्त करी जा रही है। नाउ अटैचमेंट कैन बी ऑर्डर्ड साइमल्टेनियसली विद द प्रोक्लेमेशन इफ कोर्ट बिलीव्स दैट। अब अटैचमेंट कैसे करा, साइमल्टेनियसली भी करा जाता है। जैसे अगर मान लो प्रोक्लेमेशन पब्लिश कर दी कोर्ट ने, ठीक है, उसके साथ ही साथ कोर्ट क्या इशू कर देगा, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को भी। कैसे, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो वो आदमी है वो प्रॉपर्टी बेच देगा, ठीक है, या फिर वो प्रॉपर्टी उस जुरिस्डिक्शन से हटा देगा। मान लो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन तो सिर्फ इसी एरिया में है ना, एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जहां पर प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है उसी जुरिस्डिक्शन सिर्फ यहां तक है, और वो प्रॉपर्टी रिमूव करके, मान लो गाड़ी है, ये सिर्फ दिल्ली का एरिया है, यहाँ पे गाड़ी है उसकी, वो दिल्ली से गाड़ी चंडीगढ़ भेज रहे हैं। अब चंडीगढ़ तो भाई पंजाब में आता है, दिल्ली हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन यहाँ पे तो है नहीं चंडीगढ़ में। अगर इन दोनों में से, या फिर अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बेचने वाला है, वो अपनी गाड़ी बेचने वाला है, अगर इन दोनों के साथ ऐसे कोई भी रीजन है तो प्रोक्लेमेशन के साथ साथ कोर्ट क्या इशू कर देगा, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। राइट, नाउ अटैचमेंट अप्लाइज टू प्रॉपर्टी विद इन द डिस्ट्रिक्ट, आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट रिक्वायर्स एंडोर्समेंट ऑफ द DM। अब जैसे मैंने बताया, अगर मान लो अटैचमेंट, ऐसी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट होनी है जो उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर है, ठीक है, उसका एक आदमी का घर गोवा में है मान लो, ठीक है, उसका जो प्रोक्लेमेशन पब्लिश हुई है वो दिल्ली में हुई है, लेकिन उस आदमी का घर जो है वो गोवा के अंदर है, तो गोवा के DM का साइन लगेगा, एंडोर्समेंट लगेगी। गॉट इट। अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और डेट मे बी डन बाय, मूवेबल प्रॉपर्टी में आपका क्या आ गया, कैश, ज्वेलरी या फिर आपकी गाड़ी। ठीक है, तो इन्हें कोर्ट कैसे अटैच करता है, थ्रू सीजर, फिजिकल पोजेशन लेकर। तो कोर्ट क्या कर सकता है भाई, पुलिस को ऑर्डर कर देगा, अगर आपको उसकी गाड़ी खड़ी हुई मिले या कुछ भी मिले जब्त कर लो। अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, रिसीवर हम ना बेसिकली वैसे CPC में पढ़ते हैं, पर यहाँ पर भी उसका मतलब सेम ही है। तो रिसीवर कौन होता है, एक न्यूट्रल पार्टी होती है जो कि कौन अपॉइंट कर रहा है, कोर्ट अपॉइंट करता है। ठीक है, किस लिए अपॉइंट करता है, मैनेज करने के लिए या सेफगार्ड करने के लिए उस प्रॉपर्टी को। रिटन प्रोहिबिशन ऑन डिलीवरी, अब कोर्ट क्या करता है, एक रिटन ऑर्डर इशू कर देता है कि भाई इस इंसान को आप ना पैसे दो ना अपनी कोई प्रॉपर्टी दो, ठीक है, जिसके अगेंस्ट भी वारंट जो है दिया जाता है। और टू ऑल ऑफ दीज मेथड्स, अब कोर्ट क्या कर सकता है, इनमें से दो मेथड अपॉइंट कर सकता है या सारे भी मेथड्स अपॉइंट कर सकता है अटैचमेंट के लिए। अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने अभी पहले पढ़ा था
मूवेबल प्रॉपर्टी, अब हम पढ़ रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कोई घर हो गया, कोई वैसी प्लॉट प्रॉपर्टी जो लोग लेके डाल देते हैं, तो उन सब की अटैचमेंट के लिए। तो ये कौन कर सकता है? थ्रू कलेक्टर। तो उस डिस्ट्रिक्ट का जो भी कलेक्टर होगा वो करेगा, बाय पोजेशन, जब्त करके, रिसीवर के थ्रू, प्रोहिबिशन ऑफ रेंट एंड पेमेंट और कॉम्बिनेशन, जो चीज हमने पहले पढ़ी वो सारी भी। बस एक पॉइंट और यहाँ जो ऐड हो रहा है, थ्रू कलेक्टर। ठीक है। पेरिशेबल प्रॉपर्टी और लाइफ स्टॉक में बी ऑर्डर टू सोल्ड इमीडिएटली। अगर कोर्ट कोई ऐसी प्रॉपर्टी जब्त कर रहा है जो पेरिशेबल है, मतलब कि जैसे कोई फार्मर, मान लो किसी फार्मर के अगेंस्ट कोर्ट ने वारंट निकाला था, ठीक है। अब उसके पास उसका क्या है? लाइफ स्टॉक है, उसकी खेती बाड़ी है, ठीक है। तो वीट वगैरह अगर उसकी एसेट्स है उसके, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट को लगेगा ऑफ कोर्स ये तो सड़ जाएगा, ये सब खराब हो जाएगा, पेरिशेबल प्रॉपर्टी उसे कहते हैं। तो कोर्ट क्या करेगी? उसे इमीडिएटली बेच देगी, ठीक है। तो क्या? पेरिशेबल प्रॉपर्टी और लाइफ स्टॉक में बी ऑर्डर टू बी सोल्ड immediately. Now the receiver appointed has the same powers and duties under CPC, जो अभी मैंने पहले बताया, रिसीवर के पास सेम पावर्स होंगी और वही ड्यूटीज होंगी जो हमने CPC 1908 में मेंशन्ड है। सेक्शन नंबर 86 देख लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। अब रिटन रिक्वेस्ट पे किसके? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस कोर्ट में सीक इंटरनेशनल असिस्टेंस। मान लो एक इंसान रहता तो इंडिया में है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जो है भाई वो है लंदन में, ठीक है। क्या? रहता इंडिया में है, प्रॉपर्टी उसकी लंदन में है। अब इन दैट केस एंड सिनेरियो आपको एक रिटन रिक्वेस्ट लेनी होगी, किससे? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से और कमिश्नर ऑफ पुलिस से। किस चीज के लिए? असिस्टेंस इंक्लूडिंग identification, attachment and forfeiture of property in a contracting state। सबसे पहले वो कंट्री जो है जिसके अंदर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है उस इंसान की, वो हमारा एक कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान है, हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है वो एक इंडिया का कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हो, जरूरी नहीं है पाकिस्तान हमारी हेल्प करे प्रॉपर्टी जब्त करने में, ठीक है। तो वो जो कंट्री है जिस इंसान की प्रॉपर्टी वहां एग्जिस्ट कर रही है, वो हमारा एक कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट होना चाहिए, तभी तो वो हमारी हेल्प करेगा। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो आता है तो आपको एक रिटन रिक्वेस्ट लेनी होती है, किससे? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से और कमिश्नर ऑफ पुलिस से, जो कि आपकी हेल्प करेंगे इंटरनेशनल असिस्टेंस के अंदर। और इसके अंदर जो प्रोसीजर लागू होता है वो है चैप्टर नंबर 8 का, ठीक है। सेक्शन नंबर 87, claims and objections to attachment। Any person other than the proclaimed person। कौन कर सकता है? proclaimed person को छोड़ के, जिसके अगेंस्ट हमने वारंट जारी करा है उसे छोड़ के, may file a claim or objection within 6 months of attachment। एक क्लेम फाइल कर सकता है या एक ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है 6 महीने की अटैचमेंट से पहले पहले। मतलब अगर इस दिन आपका अटैचमेंट हो गई, प्रॉपर्टी अटैच हो गई, तो उसके 6 महीने के टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप एक ऑब्जेक्शन या एक क्लेम जो है वो फाइल कर सकते हो। इसका ग्राउंड क्या होना चाहिए? क्लेमेंट हैज एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी नॉट लायबल टू अटैचमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के अंदर दो भाइयों का इक्वल हिस्सा है, मतलब 50:50 का रेशियो है कि भाई आधी प्रॉपर्टी तेरी और आधी प्रॉपर्टी मेरी। अब कोर्ट क्या करती है? इस पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है। तो ये जो दूसरा भाई है वो क्या करेगा भाई? ऑब्जेक्शन उठा लेगा, सर आधी प्रॉपर्टी तो मेरी भी है इसके अंदर, ठीक है। नाउ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव मे कंटिन्यू प्रोसीडिंग्स इफ क्लेमेंट डाइज, क्लेम कैन बी फाइल्ड बिफोर। क्या? लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो क्या कर सकता है? कंटिन्यू कर सकता है प्रोसीडिंग्स को, अगर जो क्लेमेंट है वो मर गया है। क्लेम कैन बी फाइल्ड बिफोर द कोर्ट इशूइंग अटैचमेंट। जिस कोर्ट ने इशू करा है अटैचमेंट को, उस कोर्ट के आगे, या CJM वेयर द प्रॉपर्टी इज अटैच्ड बाय एंडोर्समेंट, या उस जगह पे, उस एरिया में जहां पे प्रॉपर्टी को अटैच करा गया है उसके CJM को, ठीक है। जिस कोर्ट ने इशू करी अटैचमेंट, या उस एरिया के CJM के पास जहां पर प्रॉपर्टी जो है अटैच हुई है थ्रू एंडोर्समेंट। इजी। कोर्ट मस्ट इंक्वायर इनटू द क्लेम एंड मे अलाउ और डिसअलाउ इट फुल्ली और पार्टली। अब कोर्ट क्या करता है? जरूर इंक्वायर जरूर करेगा क्लेम के अंदर,
एंड अलाउ भी कर सकता है और डिसअलाउ भी कर सकता है, फुल्ली या पार्टली। इफ डिसअलाउड, क्लेमेंट क्या कर सकता है, एक सिविल सूट फाइल कर सकता है, लेकिन वो भी उसका भी टाइम पीरियड है 1 साल के अंदर अंदर। सब्जेक्ट टू ऑल द रिजल्ट ऑफ सच सूट, कोर्ट्स ऑर्डर इज फाइनल। जो भी भाई कोर्ट आपका रिजल्ट सुनाएगी वो फाइनल माना जाएगा। सेक्शन नंबर 88 क्या कहता है, रिलीज, सेल एंड रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। अब ये मानो कि प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट दोनों साथ साथ पब्लिश करी गई, ठीक है, क्या प्रोक्लेमेशन और साइमल्टेनियसली आपका अटैचमेंट जो कोड है दोनों इश्यू साथ कर देती है, ठीक है। अब क्या होता है, जो प्रोक्लेम्ड पर्सन होता है वो विद इन टाइम आ जाता है, मतलब एक एक दिन पब्लिश हुई प्रोक्लेमेशन, उसे 30 दिन का टाइम पीरियड मिला और उसे इस डेट पर आना था, ठीक है, वो टाइम पीरियड में आ जाता है, विद इन टाइम आ जाता है। नाउ कोर्ट शैल ऑर्डर द रिलीज ऑफ द प्रॉपर्टी। अब जो ये अटैच्ड प्रॉपर्टी है इसे रिलीज कर दिया जाएगा। इफ ही डज नॉट अपीयर, अब मान लो ये इंसान नहीं आता, तो प्रॉपर्टी गोज अंडर द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। प्रॉपर्टी शैल नॉट बी सोल्ड बिफोर 6 मंथ्स, 6 महीने से पहले पहले प्रॉपर्टी जो है वो बिकेगी नहीं। एंड टिल क्लेम्स अंडर सेक्शन 87 आर डिसाइडेड, जब तक, जो भी हमने ये सेक्शन 87 पढ़ा है, जो ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस हैं अटैचमेंट के, ये जब तक सेटल डाउन नहीं हो जाते तब तक जो है प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। एक्सेप्शन, पेरिशेबल प्रॉपर्टी और इफ सेल बेनिफिट्स ओनर। तो एक्सेप्शन क्या है, पेरिशेबल प्रॉपर्टी है तो वो तो आप बेच सकते हो, या फिर कोई ऐसा सेल है जो बेनिफिट करेगा ओनर को ही, तो वो चीज इसके एक्सेप्शन में आ जाती है। तो हमने क्या पढ़ा, इफ ही डज नॉट अपीयर, अगर वो अपीयर नहीं होता इस टाइम पीरियड के अंदर, तो स्टेट गवर्नमेंट उसे डिस्पोज ऑफ कर देगी, या प्रॉपर्टी शैल नॉट बी सोल्ड बिफोर 6 मंथ्स एंड टिल क्लेम्स अंडर सेक्शन 87 आर डिसाइडेड। इसका एक्सेप्शन क्या है, पेरिशेबल प्रॉपर्टी और इफ सेल बेनिफिट्स द ओनर। If within 2 years the person appears or is arrested and proves, अगर 2 साल के अंदर अंदर तक इंसान जो है कोर्ट में आ जाता है या फिर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, तो अगर वो ये प्रूव करते कि उसने भाई वो जानबूझ के नहीं भागा था या उसे नोटिस नहीं मिला प्रोक्लेमेशन का, इन दोनों में से कोई भी चीज अगर वो प्रूव कर देता है, देन प्रॉपर्टी और सेल प्रोसीड्स आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट शैल बी रिस्टोर्ड टू हिम। अब जो प्रॉपर्टी है उसे रिस्टोर कर दिया जाएगा, क्या रिड्यूस करके, कॉस्ट्स को रिड्यूस करके। सेक्शन नंबर 89 क्या कहता है, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन फॉर restoration of attached property. So any person aggrieved by refusal to restore property under section 88 clause 3 may file an appeal. अगर ये है आपका 88 clause 3, तो अगर इस केस के अंदर उस इंसान को प्रॉपर्टी रिस्टोर करके नहीं दे दी जाती है तो वो क्या करेगा, वो भाई अपील के लिए जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई उसने तो प्रूव कर दिया ना कि वो इंटेंशनली अब्सकॉन्ड नहीं करा उसने, या उसे कोई प्रोक्लेमेशन का नोटिस नहीं आया, तो वो अपील के लिए जा सकता है अगर उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कोर्ट रिस्टोर करके नहीं देती। तो अपील लाइज बिफोर द एपलेट कोर्ट वेयर हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द ओरिजिनल कोर्ट। मान लो अगर साकेत कोर्ट में ये सिनेरियो हुआ है, ठीक है, तो जुरिस्डिक्शन किसके पास जाएगी, हाई कोर्ट के पास जा सकती है, दिल्ली हाई कोर्ट के पास। So appeal lies before the appellate court having jurisdiction over the original court. अगर ओरिजिनल कोर्ट आपका साकेत कोर्ट था तो साकेत कोर्ट के ऊपर कौन सा हाई कोर्ट आता है, दिल्ली हाई कोर्ट, जहां पर जो है अपील जाएगी। So this was it for the video. I really hope you liked it. Comment down below what you want next and we'll see you in the next one. Thank you so much for watching. Bye bye.